प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान भेजने की मांग के बीच सीमा हैदर का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से लगाई गुहार। सेना की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करे मीडिया, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने चैनलों को दिए निर्देश। पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में किया तलब, लंदन में सावरकर पर दिया था विवादित बयान। गुजरात में अवैध अप्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई, सूरत अहमदाबाद में हिरासत में हजारों बांग्लादेशी। रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों को नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में, क्यूआर कोड स्कैन कर बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पटाखा फैक्ट्री में हुआ बड़ा विस्फोट। पूरी फैक्ट्री मलबे के ढेर में हुई तब्दील। फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंचे। हादसे के दौरान 3 युवक अंदर थे मौजूद। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। देवबंद के निहाल खेड़ी रोड पर हुआ हादसा। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ, भतीजा काम करता था यहाँ। फैक्ट्री कहाँ पर थी? ये फैक्ट्री बालाजी धाम है जो जड़ोदा जट के सामने है, वहाँ पर फैक्ट्री थी। यहाँ है जी, भतीजा लगता है, उसका नाम काका था, राहुल बोलते थे सर। कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ से सुबह बताया जी 11 आदमी की एंट्री है, लेकिन एंट्री का पर्चा फाड़ दिया। यहाँ से जो मौके पर पूछे गया तो उनसे हाँ जी, जो उसका कोई पता नहीं जी, हमारी इतनी जानकारी थोड़ा ही थी किस कौन को चला रहा फैक्ट्री, कौन नहीं चला रहा फैक्ट्री। कितने लोग यहाँ पे आपको लगता है इंजरी का? यहाँ से तो जितने काम कर रहे थे उनमें से सिर्फ 3 मोमेंट बता रहे कि मैं बचे हैं, नहीं सारे जितने हिंदू थे सब खत्म हो गए। कितने लोग 11-12 आदमी थे बता रहे, 11-12 आदमी थे। जाम क्या बताओ, इसमें क्या होगा? इसका 3 महीने का बच्चा था, इसकी घरवाली को अभी 1 साल 1.5 साल ब्याह हुआ है, बताओ क्या होगा इसका? ये इसका बाप है। मेरा नाम शुभम है, मैं गाँव फतेहपुर का हूँ और मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा था। सुबह आता था 5 बजे, 10-12 दिन हो गए थे उसे, और इन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया है। वैसे तो कोई मर नहीं सकता, वैसे मर जाते हैं। पटाखे सारा पता है इस फैक्ट्री के नाम का। ये पटाखे फैक्ट्री बता रहे थे, पटाखे तो छोटे ही होते हैं, तो पटाखे का बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे केपी नाम का पुलिस वाला था कोई, उसने आदमी भगा दिए है और जो लड़कों का मांस था वो कट्टों में भर के रेल के पटरी पर भेज दिया है। पुलिस वालों ने लगा के सारे साथ लगे। कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे? 10 सुबह की मीटिंग में आए थे, 10-11 लोग। की एंट्री थी और वो पर्चा फाड़ दिया यहाँ से। जाम भी लगा रखा है। 3-4 लड़के भगा दिए साहब उनका क्या होगा? इसके तो 2-3 महीने का बच्चा। चलो लो। देखिए, सुबह लगभग 6:30 के आसपास की ये घटना है और यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा जट गांव में। और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली, तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो यहाँ पे लोग हैं, परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गांव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके हम लोग आगे जाम लगाया हुआ भी हाईवे पर, उसके बातचीत कर रहे हैं। उसको जल्दी ही हम लोग अभी 3 की सूचना है जो हमारे पास अभी अपडेटेड। नहीं, घायल कोई ऐसी हल्की फुल्की चोट है 1-2 लोगों के, बस ऐसा कोई मेजर। ये फैक्ट्री जो है क्या इसका लाइसेंस था? जो प्राथमिक सूचना है उसके हिसाब से इस फैक्ट्री का लाइसेंस क्या कुछ बन रहा था इस फैक्ट्री के अंतर्गत पटाखों के लिए लाइसेंस मिला हुआ था। बाकी वास्तविकता में उनके द्वारा क्या किस प्रकार के पटाखों का निर्माण किया जा रहा था वो फोरेंसिक की टीम और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग। अगली खबर मोहाली से है, जहां रोजगार मेला कार्यक्रम पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, आज देश भर में 47 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी ने 41,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इससे हमारे आज देश भर में 47 प्लेसेस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 51,000 ये एम्प्लॉयमेंट लेटर्स इशू किए हैं और ये
प्रोसेस जो है कब से शुरू हुई थी, आज 9.25 लाख शायद हम पहुंच गए हैं और उसके आज आगे उसके 51,000 एडिशनल है। देखिए, ये जो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स इशू किए जा रहे हैं रोजगार मेला में, इस योजना, इसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट देखिए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से लेकर विकसित भारत की यात्रा पे हम चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप असेसमेंट देखें, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। और आप जो भी सेक्टर देखें, चाहे वो अर्बन स्पेस देखिए, आप सिविल एविएशन देखिए, मुद्रा योजना, हमारा सारा सिस्टम, देयर इज ऑल राउंड ग्रोथ। और इसमें जो हमारे सबसे बड़े लाभार्थी इसमें हो, हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो मैं समझता हूं उनकी एवरेज एज अब 20s में होगी और 2047 तक जब हम 100 वर्ष पूरा कर लेंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दे विल बी द मेजर बेनिफिशियरीज। तो हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी से लेकर 7-10 ट्रिलियन अगले 2-4 साल में, और उसके बाद 2047 तक 30-40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अनदर ईयर और 2। बट गोइंग फॉरवर्ड वो इकोनॉमी का साइज भी बढ़ेगा। तो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर द कंट्री, फॉर द यूथ एंड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है दैट द ओवरऑल एटमॉस्फेयर विच अलाउज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज देयर। और ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट अटैक। इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई उसको परिभाषा गलत हो रहे इधर। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट है, अनलीश्ड बाय अ नेबरिंग स्टेट, और उनको इसका पूरी जिम्मेवारी तो उनके लोग ले रहे हैं। मैंने भी देखा, उनके एक शायद रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम कई 30 साल से ऐसा काम करते आ रहे हैं और इसका दे हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। पर अनलाइक पहले क्या होता था, जो पहले की सरकारें होती थी, होता था फिर थोड़ी सी वो लोग थोड़ी सी बैक ट्रैकिंग करते थे और फिर हम बिजनेस एज यूजुअल। इस बार कोई बिजनेस एज यूजुअल होने वाला नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आप बयान देखिए, जो उन्होंने बिहार में भी कहा, इसका वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान विल हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट होते हैं, दे टेक अवे द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट, विच इज द राइट टू लाइफ। इनोसेंट लोगों को ऐसे लाइन में खड़ा करके उनका रिलीजन पूछ के ऐसे करना, इट्स अ हाईली कंडेमनेबल। और इसकी कंडेमनेशन सिर्फ भारत का हर एक नागरिक नहीं कर रहा है, ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। अब सब देखिए, ऑल कंट्रीज आर कंडेमिंग इट, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज नॉट जस्ट अ रोग स्टेट, इट इज अ कंट्री इन टर्मिनल डिक्लाइन। सर, भारत सरकार के सख्त कदम के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा, अरे मैंने देखा वो बड़ा उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहाएगा। तो उसको बोलो यार, अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहां छलांग भी कहां मारेगा। छोड़िए बेवकूफी की स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डिग्निफाई मत करिए। एक और आंटी है वहां पे, वो क्या नाम है, शेरी रहमान, उसने भी कोई बेवकूफी की स्टेटमेंट दी। तो आप उनको डिग्निफाई मत करिए, इनको पता नहीं व्हाट इज हिट देम। तो अभी जरा दे विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। सर, एक लास्ट सवाल। सर, कर्नल ताइमा राहत पाकिस्तान आर्मी एंड एयर एडवाइजर यूके में है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे, उन्होंने बाहर आके गला काट का इशारा किया है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डराने की कोशिश, इस पे आप क्या? देखिए, जब कोई भी स्टेट सिस्टम, इंडिविजुअल जो भी करे, बट स्टेट जो है, अगर वो इस लेवल पे डिसेंड कर जाए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, समझे ना। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है किसी की मुझे आपसे नाराजगी है और हमारी कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ हिंसा हो गई, नहीं। दिस होल स्टेट इज गॉन इनटू टर्मिनल डिक्लाइन। और इसका अभी मैं समझता हूं कि पिछली सरकारें जो हमारी रही है, उन्होंने इसको, टॉलरेंस लेवल वाज वेरी हाई। इस समय आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पे अ प्राइस। अच्छा, पानी जो है इंडस वाटर ट्रीटी में, देखिए मैं नियरली 4 decades 39 years में फॉरेन सर्विस में रहा हूं। मैं
मैंने इंटरव्यूज भी दी हैं। 2002 में हार्ट टॉक दिया था, उस समय भी इन्होंने पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक किया था, याद है आपको? तो उस समय की बात है। कभी भी हमने ये स्टेप जो है वाटर ट्रीटी का, इंडस वैली ट्रीटी का, ये ट्रीटी 1960 की है, जब हमारे रिश्ते कुछ और किस्म के थे, फ्रेंडशिप के थे। और अगर उनको लगता है कि वो इसको सरवाइव कर सकते हैं तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। अगली खबर राजस्थान के कोटपुतली से है, जहां मंदिर पर अतिक्रमण को लेकर उपजे विवाद ने धार्मिक रंग ले लिया। विवाद का विषय हो गया है। मंदिर में निर्माण के लिए कुछ चीजें आगे करने के लिए ये सामाजिक तरीके से सभी लोग, औरतें और ये यहाँ के कॉलोनी वासी एकत्रित हुए हैं, जिनका कहना है कि हम मंदिर में, हमारी आस्था है और आस्था के साथ में हम मंदिर में कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं जो सभी के लिए एक अच्छा संदेश है। इसी धार्मिक भावनाओं को यहाँ कहीं ना कहीं तरीके से आहत करने के लिए ये कहा जाता है कि हम ये विवाद पैदा करेंगे और कॉलोनी वासी चाहते हैं कि ये विवाद पैदा नहीं हो। तो जो इन्होंने पुलिस को यहाँ सूचना दी है, पुलिस को आने में शायद कहीं ना कहीं कोई देरी है, वो पहुंचने वाले हैं, उच्च अधिकारी को भी अवगत कराया गया है। तो ये सब चीजें देखने के लिए आखिर इनका ये विवाद क्या है हम जानना चाहेंगे। यहाँ शिंदे हैं उनसे कि आखिरकार ये क्या मुद्दा है, आप क्या चाहते हो कि ये विवाद की जो स्थिति बनी वो क्यों बनी है? ये विवाद की स्थिति इस तरह से बनी है साहब, ये मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, लगभग 7 पीढ़ियों से यहाँ पे मतलब मंदिर बना हुआ था और यहाँ आने जाने वाले मंदिर के जो भी आस्थे हैं उनको परेशानियां होती हैं। कुछ इस तरह से अतिक्रमण सा हो गया था, उसको देखते हुए हमने यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको नगर परिषद के सुपुर्द सौंपा गया। लेकिन नगर परिषद के अधिकारी जिनसे मैं खुद जाके बात की थी, दीपक जी मीणा से, उन्होंने भी इसका मतलब तुरंत प्रभाव से काम करने का काम किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। यहाँ के ईओ साहब आए हैं, आते चले जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें एक व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं, पूरे नगरवासियों का, ये मोहल्ले का मामला है। आप हम कर नहीं सकते बिल्कुल भी। शिव जी के ऊपर सिविल पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। अगर हम कभी सत्संग करवाना चाहते हैं तो घर से पानी उठा के लाके और मंदिर को साफ करके तब हम सत्संग करवाते हैं। हमें दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आप हम यहाँ कहते हैं हमें खोखा उठना चाहिए, नहीं तो पीपड़ा में पानी डाला जाता है, नहीं मार मंदिर में पानी डाला जाता है। मतलब ये पूरा एक कॉलोनी और आसपास के लोगों की आस्था से जुड़ा ये आपके पूर्वजों का बनाया हुआ मंदिर है? सबका बनाया है, एक का नहीं है, सबका बनाया है, एक का नगर है, सबका ही घर है। इनका कहना है कि ये जो विवाद का विषय है, ये दुकान यहाँ से हटे, इन्होंने प्रशासन को अवगत कराया जाए, उसके बाद भी यहाँ कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो माहौल यहाँ बिगड़ने की जो स्थिति में है वो ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कोई और अच्छा एक निर्माण का कार्य करवाने की कोशिश की, जिसको रोक दिया गया है। जिस भी एक्स आदमी के द्वारा ये दुकान लगाई गई है, प्रशासन के लिए ये लोग इंतजार कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और यहाँ का जो माहौल है वो अच्छा माहौल नहीं है। यहाँ शराबी लोग भी होते हैं, जो हम एक औरत होने के लिए हमें उन परेशानियों का सामना करना होता है। एक धार्मिक आस्था से जुड़ा मुद्दा अगर इस लेवल तक पहुंचेगा तो ये निश्चित होगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को समय रहते सुलझाया जाए, ये आगे विवाद में नहीं आए। ये लोकल इन लोगों का कहना है। मेरे साथी के साथ में धर्मवीर यादव, कोटपुतली। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां पहलगाम में हुए कायराना आतंकवादी हमले के विरोध में हिंदू समुदाय के आह्वान पर अकोट नगर पूर्णतया बंद रहा। शहर में जगह जगह नारे लगाकर विरोध जताया गया और व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। काल आम्ही आमच्या शिवसेना पक्षश्रेष्ठीच्या नेतृत्वात छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी पाकिस्तानचा जो त्यांचा नकाशा आहे देशाचा, त्या नकाशात जोळे चपला मारून या ठिकाणी तीव्र निषेध केला। तसेच आज या ठिकाणी सर्वपक्षीय सर्व हिंदूवादी संघटना या ठिकाणी आज अकोट बंदमध्ये सर्व सहभागी आहेत। मी माझ्या कराळे परिवारातर्फे, शिवसेना परिवारातर्फे या ठिकाणी
पाकिस्तानचा मी या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. नेहमीप्रमाणे पाकिस्तान नेहमीचे गांडू धंदे करते. या भारतातील निरपराध लोकांना मागून छुपेवार करून हल्ले करते. त्याचा आज आम्ही संपूर्ण आकोटातील सर्व पक्ष. अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां विधायक अरविंद बेलार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान को बचकाना बताया. ಮುಸ್ಲಿಂ ಓಲೈಕೆಯ ಗುಂಗಿನಿಂದ ದೇಶದ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಅಬಾಲಿಶ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಐತಿ, ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ. ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ, ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಸಹಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ದಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಕ್ಕಟೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು, ಈ ರೀತಿಯ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ ಅದ್ರ ನಾಯಕರಾದ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೆ ನಿಂತರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಕಾಶ್ಮೀರ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಚೈನಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು 10 ವರ್ಷ ರಾಜಭಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರಾದ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ನೋಡ್ಲಿ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಸ್ ತಾಗದು ಬರ್ದಿರ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ರ ಐತನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸ್ತಾಗ ಕುಂತ್ಕೊ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೀಟ್ ಕೆಳಗೆ ಏನ್ರ ಐತನ, ಮ್ಯಾಲೆ ಏನ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಐತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಊರಾಗ ಸತಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಾಗಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಆಗೈತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರ. ಅದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಗ, ನೀವು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅವಾಗಿಂದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಂಗೈತಿ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಡಾಕೆಟ್ ಕೊಡಾತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚದಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಾಗ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಾಗ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ.
ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಏರಿಯಾ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೋಗೇನಿ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಏರಿಯಾ ಅದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಏನು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇನೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏನೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ ಅದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅದ ಯಾವ್ದಿಲ್ರಿ. ನಮ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತ ಪಕ್ಷ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ದೇಶದ ವಿಷಯ, ದೇಶದ ವಿಚಾರ. अगली खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि पहलगाम मामले में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कश्मीर में मुझे लगता है हमारे देश के सभी एक व्यक्ति के लिए वो निंदा करने जैसी घटना है। और जैसे हमारे भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बताया कि ये टेररिस्ट अटैक हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और उस तरह से भारत सरकार ने कदम भी उठाए और आगे चल के भी हम यही प्रयास करेंगे कि भारत का हर एक नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जिस तरह से ये घटना घटी है उसको भारत सरकार पूरी तरह से अच्छे से जवाब देगी। देखो, अगर हम कश्मीर की अगर बात करें, आफ्टर मतलब 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों को एक नई जिंदगी वहाँ पे मिली है। टूरिज्म वहाँ का बढ़ा है। जो कश्मीर को हमेशा से लोगों को एक सोच था या दुनिया की एक सोच थी कि टेररिज्म पाकिस्तान के माध्यम से, कश्मीर के माध्यम से यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन कश्मीर एक हमारा भारत का हिस्सा है और कश्मीर के लोगों को भी पूरा अधिकार है जीने का। उन्हें भी बाकी राज्यों के जैसा उन्हें भी डेवलप करने का पूरा अधिकार है। कश्मीर को भी हमें आगे लाना है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम है, स्पोर्ट्स सिस्टम है, हर एक सेक्टर, इंडस्ट्रियल एरिया है, टूरिज्म में, हर सेक्टर में कश्मीर के लोगों को भी हमें डेवलपमेंट की दिशा में हमें ले जाना है, क्योंकि कश्मीर एक हमारा भारत का अहम हिस्सा है। और 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों ने ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। आज केंद्र सरकार के माध्यम से काफ़ी सहायता वहाँ पे कश्मीर के लोगों को मिली। अच्छे प्रोग्राम वहाँ पे सरकार के माध्यम से चले, योजनाएं सब भारत सरकार के माध्यम से चली और कश्मीर के लोगों को भी ये एहसास हुआ कि भारत सरकार कश्मीर के लोगों के साथ है और भारत सरकार भी चाहती है कि कश्मीर में डेवलपमेंट बढ़े। और उसके हिसाब से पिछले ये 3-4 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ है। और जो आप बोल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार कहीं पे वहाँ फेल हुई है। भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया है। जो घटना घटी है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बताया। ये जो कश्मीर का इशू है, पहलगाम का इशू है, इसमें विपक्ष का जो रोल अब तक बना हुआ है उसके बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि इस विषय में सभी पार्टी के नेताओं ने सपोर्ट किया है, क्योंकि ये विषय हमारे देश का विषय, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है और किसी ने पॉलिटिक्स इसके ऊपर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो घटना घटी है वो हमारे देश के नागरिकों के साथ घटी है, वहाँ पे हुआ है। तो सभी फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।